तारीख को एक हफ्ते बाद आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स काफ़ी मुश्किल चैप्टर्स हैं और इनके न्यूमेरिकल्स ना करके मैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल कर जाऊं और शुरू के मुश्किल चैप्टर्स में सिर्फ डेरिवेशंस कर जाऊं, तो आपका डिसीजन गलत भी। कम समय बचा है, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूर करके जाइएगा। मेरा कहना है जो न्यूमेरिकल सोच रहे थे कि छोड़ के जाएंगे या किस टाइप के न्यूमेरिकल करें, अनंत दुनिया है, तो डूबते को तिनके का सहारा। आप ये 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और क्या पता कि इनमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए। बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। अगर 20 तारीख को एक हफ्ते बाद आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स काफ़ी मुश्किल चैप्टर्स हैं और इनके न्यूमेरिकल्स ना करके मैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल कर जाऊं और शुरू के मुश्किल चैप्टर्स में सिर्फ डेरिवेशंस कर जाऊं, तो आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, क्योंकि 2025 के बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट डेरिवेशन ना के माफिक थी। आप बोर्ड का पेपर निकाल के देख सकते हैं और उसमें से देख सकते हैं कि कितनी एग्जैक्टली डेरिवेशंस पूछी गई हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है, मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये मतलब नहीं है कि जो मुझे अच्छे लगते हैं या मेरे को लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो ये डाल दो। कम से कम बोर्ड के पेपर में पिछले 10-12 सालों के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार या 3 बार रिपीट हुए हैं। वो वाले न्यूमेरिकल लेके आया हूं परफेक्टली, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ यही करके जाइए, बट ये जरूर करके जाइएगा। मेरा कहना है जो न्यूमेरिकल सोच रहे थे कि छोड़ के जाएंगे या किस टाइप के न्यूमेरिकल करें, अनंत दुनिया है, तो डूबते को तिनके का सहारा। आप ये 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और क्या पता कि इनमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए। ये बोर्ड में 2 बार या 3 बार आए हुए क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी प्लस बोर्ड है या फिर 2 से 3 बार बोर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरी 1 घंटे 17 मिनट की ऑल क्लास 12th फिजिक्स फॉर्मूला की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने पूरे 14 चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलेस को तमीज से करवाया है। कब कहां कैसे अप्लाई होता है, फॉर्मूले का क्या मतलब है, किस सिंबल का क्या मीनिंग है। ऐसा नहीं कि रैंडमली ब्लस ब्लंटली लिख दिया है। तो काफी मेहनत करिए आपके लिए उस वीडियो के लिए, आपको उससे भी बहुत फायदा होगा। इवन एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, मैंने उसमें वर्किंग भी समझा दी है उस 1 घंटे 17 मिनट की वीडियो में। सारे 14 चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर्ड हैं। आइए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2018 बोर्ड में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2018 बोर्ड में आया है। इससे पहले ये सीबीएसई अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज करके ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। पुरानी एनसीईआरटी में तो था ही, मुझसे भी नई वाली में भी होगा। और सुनिए, और अल्फा एक्स स्क्वायर मैंने फील्ड दी है, कहीं पर अल्फा रूट एक्स, कहीं पर 5ax प्लस 2b करके। ये क्वेश्चन मैंने 10-12 सालों के अंदर 4-5 बार देखा है इस वैरायटी का, इस टाइप का क्वेश्चन। गॉस लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर, फिगर 1, ये जो भी है फिगर 1 आप मान लीजिए, ठीक है। ये फिगर 1 है आपकी, ठीक है। आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। वाई और जेड एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अल्फा की वैल्यू 800 है, ऐसा यूनिट में जो जरूरत होगी वो, ठीक है, राइट, परफेक्ट है। उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि कंसीडर द क्यूब शोन इन फिगर 2, ठीक है। इस क्यूब को आप मान के चलिए, फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालिए और चार्ज विद इन द क्यूब निकालिए, ठीक है। तो यहां पर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो अल्फा एक्स की पावर 1/2 है बच्चों, ठीक है। अल्फा एक्स की पावर 1/2 है और यहां अल्फा एक्स स्क्वायर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। चलिए अब सुनिए, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये अल्फा एक्स की पावर 2 है ना बच्चों, तो ये न्यूटन मीटर पावर हाफ नहीं होगा, ये पावर 2 होना चाहिए, फिर है ना, -2 होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि एक्स स्क्वायर को काटना पड़ेगा ना हमें। हाँ, एनीवेज उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कोई आपको कहीं वो इफेक्ट दे ही नहीं रहा है। क्वेश्चन समझिए पहले कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको ये क्यूब दे रखा है बच्चों, आपको ये क्यूब दे रखा है। ये मैं XYZ एक्सिस बनाता हूं, देखिए इत्मीनान से समझिए इसकी वर्किंग,
ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, क्यूब की साइड है 0.1 मीटर। चलिए मैं क्यूब बनाता हूं बच्चों। ठीक है, तो ये क्यूब है बच्चों। अब क्यूब की साइड है 0.1 मीटर। आप बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो मैंने लिखा है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। इसमें क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा इंटू रूट एक्स भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकती है, टंटा ही खत्म, कोई भी एक्स का फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है उसको समझिए। आप इस बात को समझिए, ये है फेस 1 और ये है फेस 2। क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में फील्ड नहीं है, तो इस वाला प्लेन, ऊपर वाला प्लेन, ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, सामने वाला और पीछे वाले फेस से फ्लक्स जीरो होगा। जो भी फ्लक्स होगा इन दो फेस से ही देखना है। तो आप ऐसे लिखिए एंड वन। फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया चाहिए बस। ठीक है, तो देखिए एंड 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए पहले। क्या है, अल्फा। अल्फा कितना है, 800, एक्स की पावर 2, यहां पर 2 दिया है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। इस एंड 1 पे एक्स की वैल्यू डालिए, कितनी है, 0.1 मीटर। यहां देखिए इस एंड की दूरी ओरिजिन से 0.1 मीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, एक्स की जगह 0.1 पुट करिए। हमने पुट करा 0.1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही गिवन है, तो आई कैप ले लीजिए। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 आई कैप। एंड 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, एंड 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई E1। ओके, एंड 1 का एरिया बताइए, एंड 1 का एरिया बताइए। कौन सा एरिया, ये फेस का एरिया। फेस का एरिया कितना एरिया होता है, एरिया मैग्नीट्यूड है 0.1 इंटू 0.1 है ना, स्क्वायर का एरिया 0.01 एरिया हो गया। ओके, बट एरिया को वेक्टर बनाना है। एरिया को वेक्टर कैसे बनाएंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, उससे एरिया के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर देते हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप है माइनस आई कैप। अरे भाई प्लेन के परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था, तो बाय डिफॉल्ट हम सरफेस के बाहर की तरफ लेते हैं, अंदर की तरफ नहीं लेते हैं। तो एरिया को वेक्टर बनाने के लिए एरिया के मैग्नीट्यूड को एन कैप, जो कि इस केस में माइनस आई कैप है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। आई होप आप समझ गए। एंड 1 पे एक्स की वैल्यू डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। एंड इस वाले फेस का एरिया निकाला, इस वाले फेस का एरिया निकाल के उसे एन कैप से मल्टीप्लाई करा, एरिया वेक्टर फॉर्म में आ गया। एंड 1 का फ्लक्स कितना, एंड 1 पे फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखिए आई डॉट आई 1 होता है, तो आई डॉट आई 1 आ गया ना, देखिए 8 आई कैप है ना बच्चों, और डॉट प्रोडक्ट माइनस 0.01 आई कैप के साथ। आई डॉट आई 1 है तो ये 0.08 यूनिट आ गई बच्चों, वोल्ट मीटर। तो एंड 1 से फ्लक्स कितना आ गया, मैं यहां लिख दूं, एंड 1 से, ये नेगेटिव है बच्चों है ना, एंड 1 से फ्लक्स आ गया माइनस 0.08 वोल्ट मीटर, माइनस 0.08 वोल्ट मीटर। ओके, यही सेम तमाशा आपको एंड 2 के लिए रिपीट करना है। ठीक है, एंड 2 के लिए क्या करेंगे, आ जाइए देखिए। एंड 2 पे एक्स की वैल्यू डालेंगे बच्चों, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड 2 पे एक्स की जो भी वैल्यू है, ओरिजिन से जितनी भी दूरी है, एक्स की वैल्यू डाल के एंड 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है बेटा, ये वैल्यू पुट करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, अल्फा है 800, एक्स की वैल्यू है देखिए 0.1 प्लस 0.1, ये एंड 2 है, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया बच्चों है ना, और डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आई कैप ही है, तो ये हो गया बेटा 800 इंटू 0.04 आई कैप। अच्छा, तो 32 आ जाएगा ना ये, हाँ 32 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एन 2 पे। अब एन 2 पे एरिया निकालिए, एरिया तो वही है, इस प्लेन का एरिया तो वही है बच्चों। तो एरिया कितना है भाई, एल इंटू बी, 0.1 इंटू 0.1, तो 0.01 आ गया एरिया, 0.1 इंटू 0.1। एरिया को वेक्टर बनाइए, कैसे बनाएंगे वेक्टर, एन कैप से मल्टीप्लाई करके। एन कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई कैप है, इसके लिए क्या होगा, जे कैप है ना। तो A2 वेक्टर बन गया आई कैप। अच्छा, तो बताइए फ्लक्स थ्रू N2 क्या होगा, E2 और A2 का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1 होता है, तो 32 इंटू 0.01 आ जाएगा 0.32 वोल्ट मीटर। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है बस बच्चों। एंड 2 से भी फ्लक्स आ गया, φ2 कितना आया, 0.32 वोल्ट मीटर। हो गया हमारा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कैसे निकालेंगे पूरे क्यूब से फ्लक्स, एंड 1 और एंड 2 का फ्लक्स ऐड कर देंगे, वो तो स्केलर है, जो वैल्यू आई है बस सिंपली ऐड हो जाएगी। तो देखिए ए पार्ट का आंसर क्या है बच्चों, क्यूब से फ्लक्स होगा हमारा φ1 प्लस φ2, ठीक है, यानी माइनस 0.08 और प्लस 0.32 करेंगे तो प्लस का 0.24 वोल्ट मीटर हमारा आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, अच्छा बी पार्ट है, चार्ज इनसाइड द क्यूब क्या होगा। तो देखिए जब भी आपका क्यूब से फ्लक्स आ जाएगा, जिस भी क्वेश्चन में
ये फ्लक्स थ्रू द क्यूब होगा, क्यूब के अंदर जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 0.24 को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होती है बालकों 8.85 10 की पावर -12 यूनिट रहेगी कूलम। ये आपका पहला सवाल था, 2018 बोर्ड में आया, उससे पहले उसके बाद भी आया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से, इत्मीनान से। आइए अगला सवाल करते हैं बालकों। थोड़ा स्लो पेस में करा रहा हूं, बहुत प्यारे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीले डायग्राम से आपको पता लग गया होगा कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है बच्चों, एनसीईआरटी के अलावा ये बोर्ड में भी आया हुआ है, ये बोर्ड का पीवाईक्यू भी है, हल्की फुल्की वैल्यू चेंज कर करके क्वेश्चन दे देते हैं। आइए क्वेश्चन है हमारा बालकों, क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का ये कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स 200 आई कैप और -200 आई कैप है। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट x = 10 -10 दिख रहा है। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर और व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। आइए, ठीक है, तो सुनिए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। इस तरीके समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार डायग्राम यहां बना देता हूं। ठीक है, ये सिलेंडर है बालकों, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, यहां कुछ ऐसा सिनेरियो है, ये आपका सिलेंडर बन गया बच्चों, और +10 -10 की मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है। ये रेडियस हमारी है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, देखिए ये एंड है आपका x = +10, ये एंड है x = -10, मतलब ये आपका ओरिजिन के पॉजिटिव साइड पे है और ये आपका ओरिजिन के नेगेटिव साइड पे है। ओके, सेंटीमीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला गया है, मैं डायग्राम में ही बना देता हूं कि भाई इधर फील्ड है ऐसे, इधर फील्ड कितनी है 200 आई कैप है। ठीक है, ऐसा यूनिट में मान रहा है, ये फ्लैट एंड 1 है। इधर फील्ड कितनी है, ये फ्लैट एंड 2 है। इधर फील्ड कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है कि नेगेटिव एक्स के लिए फील्ड नेगेटिव साइड में ही डायरेक्टेड है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, -200 आई कैप। ओके, ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन करना है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, तो मैं आपके लिए बेसिकली इनफैक्ट ये वाला पार्ट ना करके सारा पार्ट कर दे रहा हूं। मैं फ्लैट एंड 1 फ्लैट एंड 2 से फ्लक्स निकाल देता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स निकाल देता हूं, फिर ऐड करके टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकाल देता हूं, फिर चार्ज एनक्लोज निकाल देता हूं। इतनी सी बात। अब सुनिए मुद्दा क्या है, पहले आ जाइए आप एंड 1 पे, पहले आप आइए एंड 1 पे। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया इन वेक्टर फॉर्म। तो भाई ठीक है, प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एरिया कितना है, एरिया है πr², आर की जो भी वैल्यू होगी, और एरिया को एन कैप क्या है यहाँ पर एन कैप भी आई कैप है, तो एरिया को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सुनिए फिर से, एंड 1 का एरिया क्या है πr², आर की वैल्यू जो भी है पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया को वेक्टर बनाना पड़ता है, कैसे बनाएं, एरिया के मैग्नीट्यूड को एन कैप से मल्टीप्लाई करके, यहां पर एन कैप आई कैप है। ओके, राइट। तो जो फ्लैट एंड 1 है, ये वाला एंड, ये वाला फ्लैट एंड, इससे फ्लक्स क्या होगा, इससे फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर जो भी है मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो 200 आई कैप डॉट प्रोडक्ट πr² आई कैप आई डॉट i1, तो 200 पाई आर की जगह रहेगा 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 200 पाई, हाँ 200 पाई कहाँ से आ गया, πr² वाला पाई है यार वो। ठीक है, 200 पाई इंटू वेट 200 पाई इंटू 25 × 10 की पावर -4। ओके, तो फ्लक्स थ्रू एंड 1 क्या आ रहा है, देखिए एक बार लिख लेते हैं क्विकली। एंड 1 से फ्लक्स आ रहा है 25 और 2 50, 50 मतलब ये हो जाएगा आपका 5000 पाई 10 की पावर माइनस, यानी 0.5 पाई, यानी π/2 आ जाए। π/2 वोल्ट मीटर है एंड 1 से फ्लक्स। तो यहां से मैं लिख देता हूं एंड 1 से फ्लक्स है, चेक कर लीजिएगा आप, यही आएगा मोस्ट प्रोबेबली
π/2 वोल्ट मीटर है N1 से फ्लक्स। ओके, N2 से आइए फ्लक्स देखिए, क्विकली देखिए N2 से फ्लक्स क्या होगा। तो N2 से फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहां पर वही आएगा। अब N2 पे आ जाइए अगर, तो N2 का एरिया बताइए। एरिया तो वही है πr², लेकिन यहां पर n कैप चेंज हो रहा है। n कैप क्या है यहां पर, यहां के लिए n कैप है -i कैप। ओके ठीक है, तो एरिया πr² और n कैप रहेगा -i कैप। ठीक है बच्चों, N2 से फ्लक्स क्या होगा, यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि -200 i कैप है, और जो भी एरिया इन वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो -200 i कैप डॉट -πr² i कैप, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया। तो 200 इंटू πr², ये वैल्यू पुट करने के बाद ना भाई लोगों सेम आएगा, सब कुछ ही सेम है। तो N2 से फ्लक्स भी आपका π/2 वोल्ट मीटर आ गया। ओके राइट बच्चों, आइए अब जरा इरेज करते हैं तमाशा, और अब सुनिए। अब हमें देखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया से भी कोई फ्लक्स है। तो सुनिए भाई, फील्ड तो यहां पर ऐसे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है, और एन कैप कैसे है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया पर अगर छोटा सा एरिया लोगे तो उस पर एन कैप ऐसे बनेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, फ्लक्स थ्रू CSA क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप बोलोगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एन कैप के परपेंडिकुलर है, तो cos 90 0 है। ठीक है बच्चों, तो हमने निकाला। अच्छा, अब नेट फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर, ये ए पार्ट तो हो गया हमारा। फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर तो हमने फ्लैट एंड को मान लिया। ठीक है, ठीक है। और व्हाट इज दी नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर, बी पार्ट देख लीजिए। ए पार्ट तो हो गया ना π/2 दोनों साइड से। बी पार्ट क्या है, पूरे सिलेंडर से फ्लक्स क्या होगा बताओ भाई। एंड 1 से फ्लक्स कितना है π/2, एंड 2 से फ्लक्स कितना है π/2, कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना है, तो पाई वोल्ट मीटर आ गया बच्चों, है ना। राइट, अब बस क्या रह गया, जब आपका फ्लक्स कैलकुलेट हो जाता है ना बालकों, किसी भी आपको जो सिस्टम दे रखा है वहां पर कोई भी डिब्बा दे रखा है बंद गॉसियन सरफेस, जब आप उससे फ्लक्स निकाल लेते हैं तो आपका फिर लास्ट हिसाब ये रहता है कि फ्लक्स थ्रू एनीथिंग इज चार्ज इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया बच्चों, क्यू के बराबर हो गया। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 10 की पावर -12। आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपके तीनों पार्ट मैंने कर दिए, उम्मीद है आप समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फ्लक्स का, है ना। ये मोस्ट आस्क्ड न्यूमेरिकल्स है, ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट मोस्ट आस्क्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये एनसीईआरटी है, बोर्ड में आया है। मुझे अभी ईयर तो याद नहीं आ रहा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 2017-18 के आसपास आया हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड का ईयर मैंने अभी लिखा नहीं है इसमें, बट ये एनसीईआरटी भी है और बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में एक बार आया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और सुपर डुपर 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 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन है कि an early model of an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform charge density of negative charge up to the radius capital R. Atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance small r from the nucleus? अच्छा क्वेश्चन है, आइए मैं समझाता हूं। कह रहे मान के चलिए कि 3D मॉडल ऑफ एटम है, अर्ली मॉडल ऑफ एटम 3D है, लेकिन इसमें एक पॉइंट साइज न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे चार्ज है +Ze। जितना न्यूक्लियस पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे मिला के चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे उतना ही चार्ज है -Ze। ठीक है, तो पूरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पे चार्ज कितना है बता सकते हैं, -Ze। क्या आप बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है? सुनिए, ये एक येलो कलर का जो डॉट है उसमें अकेले चार्ज है +Ze, और पूरे जो हरे रंग के मैंने निगेटिव साइन बनाए हैं उन पे चार्ज है -Ze। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये, उस पर कितना चार्ज है, -Ze डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³। ये चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। ओके ठीक है, और ये रेडियस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की R। अब आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यहां दो केस बनते हैं, आप एटम के अंदर फील्ड निकालना चाहते हैं या एटम के बाहर निकालना चाहते हैं। तो लेट्स से मैंने पहला केस लिया, केस 1 लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं इनसाइड द एटम निकालता हूं, स्मॉल r इज लेस देन R का केस। तो जहां पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के मूड में है, वहां से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाइए। तो हमने स्मॉल r पे एक गॉसियन सरफेस बनाया। ओके, जाहिर सी बात है कि जो ये गॉसियन सरफेस है उसके अंदर पूरा न्यूक्लियस एनक्लोज्ड है एंड कुछ
पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी एनक्लोज्ड है, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनक्लोज नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि यहां पर जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसे अवे जा रही होगी, ठीक है, ऐसे जा रही होगी, ठीक है। और जो छोटा सा एरिया हमने लिया एन कैप वो ऐसे है, एन कैप भी ऐसे और फील्ड भी ऐसे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में 0 डिग्री एंगल है। अब आप लगाइए गॉस लॉ, सरफेस इंटेग्रल ई डॉट टी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मानी है न्यूक्लियस से ऐसे बाहर आ रही, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल तो हुआ नहीं है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो आपने एनक्लोज नहीं किया, तो एक्चुअली में तो नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन बाहर तो जा रही होंगी। हमने एन कैप भी ऐसे ही बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। चार्ज एनक्लोज में लोचा है। चार्ज एनक्लोज में लोचा क्या है कि इस वाले गॉसियन सरफेस, एटम के अंदर जो गॉसियन सरफेस बनाया है स्मॉल आर रेडियस का, उसके अंदर पूरा का पूरा न्यूक्लियस एनक्लोज्ड है, तो उसका चार्ज तो Z ही है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से कितना चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय जितनी वॉल्यूम अंदर एनक्लोज करी गई है डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब हमने छोटा सा एरिया गॉसियन सरफेस पे एज्यूम किया है, तो इंटीग्रेट करने पे गॉसियन सरफेस का ही एरिया आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाहर लिख लिया, ds को इंटीग्रेट किया, तो गॉसियन सरफेस का एरिया आ गया बालकों इज इक्वल टू ZE। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी लपेट दीजिए, क्या है वो, माइनस ZE अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ZE कॉमन, और 4/3 पाई से 4/3 पाई हट गया, आपका ये आ गया 1 माइनस का आर क्यूब बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से सॉल्व करके आ जाएगी व्हाटएवर ZE 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई प्यारे बच्चों। सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर आपको एटम के बाहर फील्ड चाहिए तो वो कैसे निकलेगी, तो एटम के बाहर फील्ड निकालने के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा एटम के बाहर। देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन मनगढ़ंत नहीं है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल और बोर्ड का प्रीवियस ईयर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने वीडियो बनाई थी इनफैक्ट उसमें भी मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए एक बार फिर से बना देता हूं आपके लिए एटम का फिगर। अब हम केस 2 लेके चलते हैं कि लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, और मैं काफ़ी श्योर हूं कि एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखिए, तो ये एटम हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब आप बाहर ले रहे हैं, ठीक है, बाहर ले रहे हैं अब आप ऐसे सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं आपको वहां पे गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो आपने गॉसियन सरफेस ले लिया स्मॉल आर रेडियस का, इसकी रेडियस कैपिटल आर थी। अब गॉसियन सरफेस पे आप समझ लीजिए बस सरफेस इंटेग्रल ई डॉट डी एस करिए इस गॉसियन सरफेस के लिए। अब क्योंकि यहाँ चार्ज एनक्लोज 0 है, क्यों भाई क्यों है, क्योंकि आपने पूरा न्यूक्लियस एनक्लोज किया है, न्यूक्लियस का चार्ज ZE है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे मिला के ZE होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब आउटसाइड द एटम फील्ड 0 आ रही है, ठीक है। तो आनी भी चाहिए थी, अच्छी बात है। एक एटम पड़ोसी एटम को भी खींचने लगता, नहीं तो पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी खींचने लगता, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री की तो बात करनी ही नहीं है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बालकों, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये देखिए मेरी बात समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पहले 20 साल पहले आया था, 2004-5 में आया था। उसके बाद में ये कुछ दिन पहले फिर से रिपीट हुआ है कि अगर एक सरफेस के अंदर लैम्डा इज इक्वल टू kx वाला रॉड है, कुछ दिन मतलब कुछ 2-3 साल पहले भी आया है, लैम्डा इज इक्वल टू kx है, तो बताइए फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस क्या होगा। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आ चुका है 2 बार बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये शेल्स वाले, है ना। क्वेश्चन है कि इन द फिगर शोन कैलकुलेट टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द स्फीयर्स S1 एंड S2, द वायर AB शोन हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू kx मेजर्ड अलोंग द वायर फ्रॉम एंड A। सुनिए, S1 शेल है एक,
S1 शेल के अंदर एक Q चार्ज है, तो फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा, S1 के अंदर फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू S1 होगा चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, फ्लक्स थ्रू S2 क्या होगा बता सकते हैं, होगा Q चार्ज जो अंदर शेल S1 के अंदर वो भी रहेगा, प्लस जो AB रॉड है उस पे चार्ज जो भी आएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो भी AB रॉड है ना बच्चों, उस पे चार्ज को मैंने क्यों मान लिया और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बस मुझे दिक्कत यह है कि AB रॉड पे कितना चार्ज है वो मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, AB रॉड पे मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं dx लेंथ का, और उस dx लेंथ के टुकड़े पे मैं चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूं, चार्ज को dq मान लेता हूं। ठीक है, चलिए, तो dq हो जाएगा हमारा, dq किस पे, उस रॉड के छोटे से टुकड़े पे चार्ज। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, ज्यादा एक्स बढ़ता जा रहा है चार्ज लेफ्ट टू राइट में। अच्छा, लैम्डा क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर पार्ट पे कितना चार्ज है। सुनिए मेरी बात, रॉड के 1 सेंटीमीटर या यूनिट लेंथ पे चार्ज, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर रॉड पे चार्ज है लैम्डा, 2 सेंटीमीटर पे 2 लैम्डा, 5 सेंटीमीटर पे 5 लैम्डा, 10 सेंटीमीटर पे 10 लैम्डा, dx सेंटीमीटर पे dx लैम्डा, है ना। तो लैम्डा dx आ गया बच्चों। लैम्डा क्या है, ये k कोई कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट नहीं है ना। अब dq, अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल कर लीजिए x dx, रॉड की लेंथ 0 से, ये चार्ज 0 से q तक, रॉड की लेंथ 0 से l तक, x का इंटीग्रेशन आपका x स्क्वायर बाई 2 आएगा बच्चों, 0 से l तक, ये आ जाएगा आपका बच्चों kl स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू S2 कैपिटल Q प्लस kl स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस बच्चों आपको S1 और S2 से फ्लक्स निकालना था, मैंने निकाल दिया, क्वेश्चन हो गया। रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है। आइए बच्चों, 2011 बोर्ड के क्वेश्चन में आया, बोर्ड के पेपर में आया ये क्वेश्चन, और इसका भाई जो है वो 2024 बोर्ड के क्वेश्चन में रिपीट हुआ, और रिपीटेड क्वेश्चन भी है अभी हमारे पास, थोड़ा सा चेंज करके एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया। ये ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसके मैंने पेपर में कभी ना कभी ये क्वेश्चन नहीं देखा हो। कूलम लॉ पे बड़ा पॉपुलर स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r²। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है K मैग्नीट्यूड Q1 Q2 बाय r², तो K Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाय 1/r²। हाँ सही है। अब हमें फोर्स वर्सेस 1/r² बनाना है अगर, तो सबसे पहले तो आप समझिए कि फोर्स वर्सेस 1/r² होगा क्या। तो बच्चों आइडियली ये ग्राफ होगा F वर्सेस 1/r² इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सही है, जिसका tan थीटा क्या देगा आपको, K इंटू Q1 Q2 देगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 देगा, स्लोप देगा। ओके, अब आपको चार्जेस दे रखे, एक है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मान लीजिए मैं पहला केस ले लेता हूं, ये वाला 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम वाला, तो स्लोप क्या आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, क्या आया बताइए, 18 इंटू 10 की पावर -3। काफी कम स्लोप है, बट ठीक है, अब डायग्राम में इतना सा स्लोप थोड़ा ना दिखाएंगे, हमें तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सिस्टम लेते हैं अगर आप चार्ज का, ये वाला, तो इसमें Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, एंड ना बच्चों ये ज्यादा स्टीप बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी तो ज्यादा है, तो ये ग्राफ इज गोइंग टू बी स्टीपर। तो ये बी वाला पार्ट है आपका 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, है ना, और इसमें आपका ये θ2 मान लीजिए, अगर पहले वाला को θ1 लेते हैं तो tan θ2 क्या आ जाएगा, स्लोप ज्यादा है ना बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे -6 इंटू 10 की पावर -12, यह आ जाएगा आपका 54 10 की पावर -3, तो स्लोप 3 गुना ज्यादा आ रहा है बच्चों, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा लेस स्टीप बनता है, ये ज्यादा स्टीप बना है। आई होप आप समझ गए, F वर्सेस 1/r² का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, आई होप बच्चों समझ गए। अगर आपको बोला जाता है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई F वर्सेस R बनाओ, तो वो तो हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, अगर बोला जाता F वर्सेस R बनाओ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, तो हाइपरबोलिक बनता है। अगर Q1 और Q2 पॉजिटिव है तो ऐसा बन जाता, और अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बच्चों फिर ऐसा बन जाता। ठीक है, फिलहाल हमारे लिए तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 2014 बोर्ड में आया
पॉपुलर क्वेश्चन है, 2014 से पहले और उसके बाद भी आया है। हमने तो किसी किताब से उठा लिया क्वेश्चन मान लीजिए, तो मैंने कहा टाइपिस्ट को भाई टाइप कर दो, फिगर उठा के लगा दो उसमें से। तो भाई अब मुद्दा ये है कि जो भी ईयर वहां पर लिखा है वो टाइपिस्ट ने वो ईयर लिख दिया, बट इससे पहले 5-6 साल पहले भी आया और उसके बाद भी आया है क्वेश्चन। 3 बार बोर्ड का क्वेश्चन है। आइए सुनिए, कह रहे हैं कंसीडर 2 हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स S1 S2। हाँ ठीक है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। हाउ विल द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन S1, डिड्यूस द नेसेसरी एक्सप्रेशन। हाँ तो हो गया। आइए पहला पार्ट, S1 से फ्लक्स क्या होगा, S1 के अंदर कितना चार्ज है 2q, तो 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू S2 क्या होगा, S2 के अंदर टोटल चार्ज लेना पड़ेगा आपको, 2q भी और 4q भी, है ना। तो 2q, ठीक है, हाँ ठीक है, 2q प्लस 4q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ मेटल शेल वेल नहीं है, कोई सरफेस है इमेजिनरी, ऐसे मत समझिएगा 2q चार्ज रखा तो इंडक्शन होगा ये होगा, ये कोई इमेजिनरी सरफेस है। तो S1 और S2 से फ्लक्स तो निकल ही गया, क्या निकला बताइए, S1 S2 से फ्लक्स कितना है बालकों, 2/6 1/3 आ गया रेशियो। सेकंड पार्ट क्या है कि भाई S1 से फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई S1 से एक्चुअली में फ्लक्स था 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब आप मीडियम चेंज कर देंगे, अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे तो एप्सिलॉन m आ जाएगा। और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 2q बाय एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया कि एप्सिलॉन r की वैल्यू वहां पर 5 थी, तो अगर एप्सिलॉन r की वैल्यू 5 देते हैं तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे भाई S1 से फ्लक्स 1/5 हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, इसमें एक पार्ट और है जो बोर्ड में आ चुका है कि फ्लक्स थ्रू S2 पे क्या फर्क पड़ेगा अगर S2 की रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो हम बोलेंगे फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंडेंट नहीं होता है जब तक कि एनक्लोज चार्ज सेम रहेगा। अगर S2 की रेडियस को दोगुना करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर का कोई चार्ज एनक्लोज चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आप समझे। बोर्ड का क्वेश्चन है, ताजा है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए करते हैं, 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट में आजकल ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्टेट वायर एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बच्चों, फाइनाइट वायर तो सिलेबस में नहीं है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी, ओके, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, हाँ ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड v सच दैट द वायर पासिस। तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ना एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से घूम रहा है इसके चारों तरफ, यही तो है, कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो भाई कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो सर्कल में घूमने के लिए उसे एक फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बाहर का फोर्स नहीं होता, उस पर जो भी फोर्स लग रहा होता है चार्ज पार्टिकल पे, एक्चुअली में वही फोर्स उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होता है। तो भैया इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है QE, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो वायर की है। अब वायर की क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये जो फोर्स है E लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो mv² की वैल्यू आ गई। mv² क्या है बताइए, mv² है E लैम्डा बाय r से r तबाह करिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही सही है बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो हाफ mv² क्या आएगा आपका सॉल्व करके, E लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r कहाँ से आ गया भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी बालकों, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, mv² निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाली, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी तो लैम्डा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा का अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। अब देख लीजिए, मैंने आपको अभी कराया था, देखिए बालकों, देखिए F वर्सेस 1/r², ये ना
ये देखिए 2011 में आया, आप देख लीजिए। उसके बाद 2024 में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसमें आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। 2024 का F वर्सेस 1/r² का ग्राफ बनाइए। अगर पॉजिटिव है ऊपर की तरफ तो या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे। इसका स्लोप थोड़ा कम है, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है। इसमें इसका मतलब दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन के हैं, ठीक है। और शायद यहाँ पर साइन बना रखे हैं, डायग्राम में दिख नहीं रहे, मैं आपको इतनी हिंट देता हूँ। ये शायद पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है और ये शायद पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, ठीक है। इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स अब आपको कंपेयर करने हैं। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट्स में 2024 सीबीएसई वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए आइए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 3 टाइम्स सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, कम से कम 3 बार। सीबीएसई बोर्ड वालों का अगर कूलम लॉ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल देने का मन है तो यही देते हैं। 3 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैंने 3 बार देखा है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझिए, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज स्मॉल क्यू है, एक सेंटर पे, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। एक चार्ज कैपिटल क्यू है, एक और चार्ज कैपिटल क्यू है, और सेंटर मतलब मिड पॉइंट पे एक स्मॉल क्यू रखा है। कह रहे हैं मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट गिवन है कि मिड पॉइंट है। स्मॉल क्यू की वैल्यू अगर ये होगी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आपको ये साबित करना है। तो मेरी बात सुनिए, स्मॉल क्यू एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्लेस्ड है, दोनों चार्जेस के बीच में प्लेस्ड है। स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स निश्चित तौर पे 0 है। स्मॉल क्यू एक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्लेस्ड है, इस पे नेट फोर्स 0 है। स्मॉल क्यू की जो मर्जी वैल्यू ले लो दुनिया में, उस पे नेट फोर्स 0 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स नलिफाई कर रहे होंगे। बट दुनिया में स्मॉल क्यू की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके लिए कोने वाले चार्जेस पे भी फोर्स 0 आ जाएगा। आज हमसे वही वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें कोने वाले चार्ज पे फोर्स 0 करना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है। ये तो है ही इक्विलिब्रियम में। तो इस कैपिटल क्यू की वजह से इस कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालो, के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और ये पीले वाले चार्ज की वजह से भी इस पे फोर्स निकालो, क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब आप इस नेट फोर्स को 0 कर दो, ठीक है। तो के क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर। यहां से आप डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तबाह कर दो बच्चों, है ना। तो यहाँ कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू उड़ा दो, तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस कैपिटल क्यू बाय 4 होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, बट ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, बस मैंने इसी लेकर आया।